हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो बोर्ड एग्जाम का सीजन चल रहा है और इस समय हमें साइंस की प्रिपरेशन करनी है क्योंकि 20 को हमारा साइंस का पेपर है। तो देखो, थ्योरी तो आपने बहुत पढ़ ली, थ्योरी आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे और थ्योरी में मार्क्स डिपेंड करता है आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से आपने कैसा लिखा है, क्योंकि उसके दिमाग में जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर वो हिसाब से वो सोच रहा होगा, तो उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन वहां पर आपके नंबर कटने के चांसेस है, लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लिए तो उसमें एग्जामिनर कोई भी हो आपके नंबर फुल ऑन आने ही है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं आपके जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं, सारे चैप्टर से जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो थ्योरी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, न्यूमेरिकल आपको इस वीडियो को देखने के बाद अलग से करने की जरूरत नहीं है। सारे फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस होंगे, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग अपना जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले उसके फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस हर एक फॉर्मूला पे। तो टाइम की कमी है तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए पहले सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूला देखो, सबसे पहले क्या है हमारा वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन कूलम यानी कि चार्ज हमारा, ठीक। तो यूनिट क्या हो जाएगी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। करंट I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T, I की यूनिट एम्पियर, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है V अपॉन I हमेशा क्या होगा आपका कांस्टेंट R के बराबर। R आपका क्या है रेजिस्टेंस, उसकी यूनिट क्या है आपकी ओम। रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू RA अपॉन L, रो की जो यूनिट है वो क्या है ओम मीटर। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है R1 प्लस R2, जितने भी R होंगे हम उनको नॉर्मल ऐड कर देते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस तरह जितने भी होंगे हम इनको 1 अपॉन करके रखते ऐड कर देते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक पावर जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर की यूनिट 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक। अब पावर को हम लोग 2-3 टाइप से फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट या फिर वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस और I स्क्वायर इंटू R। तो ये हमारे तीनों फॉर्मूले किसके हैं पावर के। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, आपका E इक्वल टू P इंटू T, पावर इंटू टाइम, यूनिट हमारी क्या है वॉट आवर, ठीक। हीट एनर्जी इसको हम लोग S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। H इक्वल टू I स्क्वायर RT, यूनिट हमारी जूल। तो ये तो हो गए हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी फॉर्मूला। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। इसमें पूछा जा रहा है वर्क डन कितना होगा अगर हम 2 कूलम चार्ज को मूव कराते हैं 118 वोल्ट से 128 वोल्ट की फील्ड पे। तो देखो हमें V इक्वल टू पता है W अपॉन Q, ठीक। वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज की वैल्यू कितनी है हमारी 2 कूलम, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। अब अगर हमें एक पोटेंशियल दिया होता है तो हम वही रख लेते हैं, अगर हमें 2 पोटेंशियल है तो ये है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारा हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस करेंगे, 128 माइनस 118 इक्वल टू W हमें कैलकुलेट करना है, Q की वैल्यू 2। तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 W अपॉन 2 से 10 मल्टीप्लाई हुआ तो आपका आ गया 20 जूल। तो आपका वर्क डन कितना आ गया 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इलेक्ट्रिक बल्ब करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। हमें करंट दिया है, टाइम दिया है, हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक चार्ज। वी नो दैट I इक्वल टू Q अपॉन T। I हमारे पास कितना है 0.25 एम्पियर, आपको Q की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर जब हम लोग I की यूनिट पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कूलम पर सेकेंड। अब आपका टाइम यहाँ पर किस में दिया है मिनट्स में, 20 मिनट्स को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो 20 इंटू 60, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 20 इंटू
60। तो आपका तो ये आ गया हमारा आंसर 300 कूलम। तो क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। कोई इलेक्ट्रिक आयरन है और वो 220 वोल्ट की सप्लाई पे जब चलता है तो कितनी करंट ड्रॉ करता है, 3.4 एम्पियर। अब हमें ये बताना है व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। अब अगर इसको हम 220 वोल्ट के बजाय 110 वोल्ट की सप्लाई पे लगाते हैं तो ये कितनी करंट ड्रॉ करेगा। तो देखो जो हमारा आयरन है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे रेजिस्टेंस जब ये 220 वोल्ट पे काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, ओम्स लॉ से। तो V हमारा कितना है 220, करंट हमारी कितनी है 3.4 एम्पियर, तो आपका 64.7 ओम। तो ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस। अब ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब इसी आयरन को अगर हम 110 वोल्ट की सप्लाई पे चलाते हैं तो हमारी करंट कितनी होगी, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, इसी फॉर्मूले को यूज करना है। अब हमारा वोल्टेज है 110, रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 64.7, इसको 1.7 एम्पियर। तो यानी कि अब हमारा जो आयरन है वो कितनी करंट ड्रॉ करेगा 1.7 एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10 to power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 to power minus 2 ohm. Calculate the resistivity of copper. तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या होती है रो। तो रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या होता है हमारा R A अपॉन L। रेजिस्टेंस हमें कितना दिया है 2 into 10 to power minus 2 ohm। एरिया हमारा कितना है 1.7 into 10 to power minus 6 और आपकी लेंथ है 2 मीटर। कैलकुलेट किया, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1.7 माइनस 6 माइनस 2 पावर एड हुई 10 को माइनस 8। अब रेजिस्टिविटी की हमारी यूनिट क्या होती है ओम मीटर। तो ये आ गई हमारी रेजिस्टिविटी कॉपर वायर की 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम मीटर। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस से रिलेटेड, आपको ये डायग्राम दिया है, R1 R2 R3 सबकी वैल्यू दी है, ये बैटरी लगी हुई है। अब हमें इसमें सबसे पहला ऑप्शन पूछा गया है टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो आपका R1 R2 R3 और R3 हमारे किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पहले हम R2 और R3 का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब ये जो टोटल है ये R1 के साथ किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो पहले हम R2 और R3 का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो 1 अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, पैरेलल में हमारा यही होता है। तो 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 12, एलसीएम आपका 24, 8 3 से 24, 12 2 से 5 अपॉन 24, तो 1 अपॉन R। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 अपॉन 5। ठीक, अब आ गया 5 4 से 20 और 5 8 से 40, 4.8। ठीक, अब ये 4.8 यानी इस टोटल का और ये 7.2, ये दोनों किसमें सीरीज में। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा R1 प्लस 4.8 यानी कि 7.2 प्लस 4.8, तो आपका कितना आ गया 12 ओम। ठीक, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया 12 ओम। नेक्स्ट पूछा गया टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो देखो स्टार्टिंग में जो हमारी यहाँ करंट जा रही होगी तो वो क्या होगी इस टोटल रेजिस्टेंस और ये हमारा क्या है टोटल वोल्ट। तो टोटल करंट हमारी क्या हो जाएगी I इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज हमारा 6 है, आपका रेजिस्टेंस 12 आया टोटल, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक, तो ये तो हमारी हो गई टोटल करंट। नेक्स्ट पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस इन R1। अब देखो R1 हमारा किसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन में, पूरी करंट यहाँ पे जा रही होगी तो I यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी 0.5 एम्पियर की। ठीक, और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 7.2, तो यहाँ पर वोल्टेज हमारा क्या होगा डिफरेंट होगा। तो वोल्टेज जो आपका R1 पे है कितना हो जाएगा I V इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R यानी कि 0.5 इंटू 7.2 मल्टीप्लाई किया 5 टू 3.6 वोल्ट। ठीक, तो वोल्टेज इन R1 विल बी 3.6 वोल्ट। 6 क्या है what will be the circuit drawn by an electric bulb of 40 watt
व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। हमें क्या बतानी है? करंट बतानी है। बल्ब हमारा कितने पावर का है? P है बल्ब की 40 वॉट की, वोल्टेज है 220 वोल्ट जिसपे हमारा बल्ब काम कर रहा है। तो हमें I निकालना है, ठीक? तो I हमें निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है P इक्वल टू V इंटू I। तो P हमारा कितना है 40, V हमारा कितना है 220, I हमें कैलकुलेट करना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन 220 डिवाइड करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 0.18 एम्पियर। तो करंट हमारी कितनी हो जाएगी 0.18 एम्पियर। सेकेंड है आपका, एक कोई रेडियो सेट है और इसकी पावर है 60 वॉट। ये रन करता है 50 आवर तक, 50 घंटे तक हमारा रेडियो चल रहा है। हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम है। अगर हम 60 वॉट के पावर वाले रेडियो को 50 घंटे तक चलाते हैं तो कितनी बिजली खर्च हुई। तो E इक्वल टू होता है P इंटू टी, ठीक। पावर हमारी कितने किसमें है? वॉट में, टाइम हमारा आवर में। तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड है वो हमेशा हम लोग किसमें निकालते हैं? किलोवाट आवर में। किसमें निकालते हैं? किलोवाट आवर में। तो सबसे पहले हम वॉट को किसमें चेंज करेंगे? किलोवाट में। तो 60 को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। टाइम हमारा आवर में है 50, तो ये आपका कितना आ गया 3 किलोवाट आवर, ठीक। क्वेश्चन क्या है? अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट ऑपरेट फॉर 10 आवर अ डे। कोई हमारा रेफ्रिजरेटर है, उसकी पावर कितनी है 350 वॉट, उसको हम हर दिन 10 घंटे चला रहे हैं और कितने दिनों तक? टोटल 30 डेज तक, 1 महीने तक चल रहा है। अब हमें पूरा कॉस्ट बताना है, कितना हमारा खर्च आएगा, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कंज्यूम कर ली। अगर कॉस्ट है पर किलोवाट आवर का 3.40, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 30 दिनों में कितने किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड हुई बाय रेफ्रिजरेटर। तो पहले हम निकालेंगे E इक्वल टू क्या होता है आपका P इंटू टी। पावर हमारी कितनी है 350, लेकिन यहाँ पर वॉट में दिया है तो किलोवाट में चेंज करना, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 0.350। टाइम आपका कितना 10, ठीक। अब 30 दिनों तक चल रहा है तो हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 105 किलोवाट आवर। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो 1 महीने में हमारी फ्रिज ने कंज्यूम की। अब हमें निकालना है कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो देखो 1 किलोवाट आवर में कितना खर्च आ रहा है 3.4 रुपीज, तो 105 में कितना हो जाएगा, तो हम इसमें 3.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना, आपका 357 रुपीज, ठीक। तो अगर हम इस फ्रिज को 30 डेज तक ऑपरेट करेंगे तो 357 रुपीज का हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। देखो कैलकुलेट करना है, heat produced when 96,000 coulomb of charge is transferred in 1 hour through potential difference of 50 volt, ठीक। हमें क्या निकालना है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता है हमें? I स्क्वायर R इंटू टी। अब हमें I नहीं पता है, रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो हम I निकाल सकते हैं। I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन टी, ठीक। तो चार्ज यहाँ पर कितना है 96,000। टाइम आपका कितना दिया है 1 आवर, तो 1 आवर में सेकंड कितने हो जाएंगे हमारे 3600, ठीक। 26.67 एम्पियर। तो हमारी करंट आ गई। अब हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, वोल्टेज हमें पता है, करंट पता हो गई, तो R इक्वल टू V अपॉन आई। V कितना है आपका 50 वोल्ट, करंट आपकी कितनी आई 26.67, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1.87 ओम, ठीक। हमारे पास करंट हो गई, रेजिस्टेंस हो गया। अब हम H इक्वल टू निकाल लेंगे। I कितनी है 26.67, स्क्वायर कर दिया, रेजिस्टेंस आपका कितना 1.87, टाइम आपका कितना है 1 आवर, तो यानी कि 3600 सेकेंड। तो ये टोटल कैलकुलेशन ये आएगा आपका जूल में, ठीक। अब अगर हमें किलो जूल में निकालना है तो हम इसको क्या करें 1000 से डिवाइड कर दें तो आपका कितना आ जाएगा 4788.4, यानी कि 4788.4 किलो जूल। तो ये हो जाएगी हमारी हीट एनर्जी। आपने क्वेश्चन किए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इतने नहीं है, एक न्यूमेरिकल्स है, चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रिक ओवन है 2 किलोवाट पावर का, ठीक, ऑपरेटेड
in a domestic electric circuit 220 volt that has a current rating of 5 ampere। कोई सर्किट है घर में, जो डोमेस्टिक सर्किट जैसे हमारे घरों में होता है, तो उसे फ्यूज भी लगाते हैं और एक डिसाइडेड होती है कि हमारे घर में इतनी ही करंट आ सकती है, इससे ज्यादा आएगी तो फ्यूज क्या होता है, हमारा ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक, तो यहाँ पर जो रेटिंग है वो 5 एम्पियर की, यानी कि 5 एम्पियर से करंट ज्यादा नहीं आ सकती। अब ओवन जो है वो हमारा 2 किलोवाट पावर का है। अब हमने उसी डोमेस्टिक सर्किट पे ऑपरेट किया, तो अब हमें बताना है कि होगा क्या। तो देखो पावर हमारी कितनी है, 2 किलोवाट, तो अगर वॉट में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 2000 वॉट। ठीक, वोल्ट कितना है आपका, 220। ठीक, अब ये कितनी करंट ड्रॉ करेगा, तो P इक्वल टू क्या होता है, VI। ठीक, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V, यानी कि 2000 अपॉन 220, तो ये आ जाएगा 9 एम्पियर। ठीक, अब करंट हमारी जो ये ओवन है वो कितनी ड्रॉन करेगा, 9 एम्पियर। अब लेकिन जो हमारा सर्किट है वो कितनी करंट के लिए बना है, 5 एम्पियर। तो जो हमारा फ्यूज लगा होगा, ठीक, तो फ्यूज की कैपेसिटी क्या होगी, 5 एम्पियर से अगर थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर 9 एम्पियर है तो 5 एम्पियर के कंपेयर में क्या है, ये काफी ज्यादा है, तो ये इस करंट को होल्ड नहीं कर पाएगा और ये क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो हमारी जो करंट फ्लो है डोमेस्टिक सर्किट में वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो यानी कि अगर हम एक 2 किलोवाट पावर का ओवन लगा देते हैं 5 एम्पियर की रेटिंग वाले डोमेस्टिक सर्किट पे, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। ठीक, तो यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। तो इसमें मेनली आपके फ्लेमिंग्स के रूल है, मोटर है, डीसी एसी मोटर, तो ये आपको ज्यादा पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेस पे न्यूमेरिकल्स करें। तो जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्ट करते हैं इसके कुछ फॉर्मूला पे। तो हमें पता है साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फोकल लेंथ हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ के बराबर होती है। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 अपॉन h1, या फिर माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस v अपॉन u, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू h2 अपॉन h1 या फिर माइनस v अपॉन u, दोनों ही हमारे हैं। अब अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज हमारी कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल यानी कि जो हमें रियल में नहीं बनेगी लेकिन हमें फील होती है, ठीक, और इरेक्ट मतलब सीधी होगी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव आती है तो इमेज हमारा कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा और आपका इरेक्ट मतलब सीधा। अब आते हैं हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई इंसिडेंट रे है और वो प्लेन मिरर की सरफेस से कितना एंगल बना रही है, 35। सपोज ये आपका कोई क्या है, प्लेन मिरर, ठीक, ये हमारी क्या है, ए इंसिडेंट रे है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इसमें कहा है जो इंसिडेंट रे है वो मिरर की सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, 35 डिग्री का। तो हमें बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि हमें आर की वैल्यू बतानी है, एंगल आर हमारा कितना होगा। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कहाँ बनता है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में। तो नॉर्मल तो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा अगर 35 है तो ये टोटल एंगल हमारा कितना होता है, 90। तो ये रेस्ट ऑफ एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35, तो ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। अब वी नो दैट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो आपका ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज is 4 मीटर। If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between David and his image.
डेविड जो है वो इस मिरर के सामने खड़ा है, ठीक, और उसको जो इमेज है अपनी वो कितनी डिस्टेंस पे दिख रही है मिरर से, 4 मीटर। यानी कि ये इमेज जो डेविड की है वो 4 मीटर की डिस्टेंस पे उसको दिख रही है। तो अब हमें ये बताना है अगर डेविड 1 मीटर मिरर की तरफ मूव कर जाए, डेविड और उसकी इमेज के बीच कितनी डिस्टेंस होगी। तो देखो हमें पता है कि जो मिरर की डिस्टेंस बनती है हमारी इमेज की, सेम उतनी डिस्टेंस क्या होती है ऑब्जेक्ट, यानी कि जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनती है। तो अगर इमेज और मिरर के बीच डिस्टेंस 4 मीटर की है तो डेविड और मिरर की बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये अभी 8, ठीक। अब वो क्या कर रहा है, 1 मीटर मूव कर रहा है मिरर की तरफ, 1 मीटर क्या जा रहा है मिरर की तरफ पास, तो ये डिस्टेंस कम हुई 4 - 1, अब ये कितनी हो गई 3 मीटर। तो जब 3 मीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज का फॉर्मेशन भी कितना होगा 3 मीटर पे, यानी कि ये भी 1 मीटर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आई हो जाएगा 3 मीटर। तो अब हमें बताना है कि जब वो 1 मीटर मूव कर चुका है तब ऑब्जेक्ट यानी कि डेविड और उसकी इमेज के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये कितनी होगी 3 + 3 यानी कि 6 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 मीटर। क्वेश्चन है द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। जो ड्राइवर के बगल में जो मिरर लगा होता है वो क्या है आपका प्लेन मिरर है, ठीक। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ड्राइवर क्या कर रहा है अपनी गाड़ी को बैक कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क बिहाइंड हिज कार। और उसको अपने मिरर पे दिखता है कि कोई ट्रक है जो उसके बिहाइंड पार्क हुआ है। तो बताना है हमें द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक appears to approach the driver will be। जो ड्राइवर है उसको जो ट्रक है वो किस स्पीड से उसको आता हुआ अपीयर होगा। तो देखो प्लेन मिरर में हम जानते हैं जितनी डिस्टेंस हमारी ऑब्जेक्ट की होती है सेम उतनी ही डिस्टेंस पर हमें इमेज दिखती है। तो अब वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किधर जा रहा है, ट्रक की तरफ जा रहा है। तो ट्रक की इमेज क्या होगी, उसको मिरर पे दिख रही है, तो उसको लगेगा कि ट्रक भी उसी स्पीड से उधर से ट्रक क्या हुआ आता हुआ दिखेगा। जो उसको फील होगा वो ट्रक की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक। तो उसको जो इमेज में ट्रक दिखेगा वो उसको कितना दिखेगा, जस्ट इसकी डबल। तो यानी कि 2 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड यानी कि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको ट्रक दिखेगा उसकी ओर आता हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर पी क्यू। ये कोई हमारा क्या है प्लेन मिरर है पी क्यू, ठीक। इस पे कोई लाइट रे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, ये हो गया O पॉइंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30, ये हो गया हमारा नॉर्मल जो इसके परपेंडिकुलर है, और इंसिडेंस एंगल हमारा कितना बन रहा है 30, ठीक है। अब ये जो रे है रिफ्लेक्शन के बाद एक राइट एंगल पे यहाँ पर दूसरा मिरर रखा हुआ है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इससे स्ट्राइक करती है, ठीक। ये हमारा किस एंगल पे रखा है, परपेंडिकुलर। अब रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 30 होगा, ठीक। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारी रे ऐसे जाएगी, ठीक। तो अब हमें ये बताना है कि जब ये सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तब उस समय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो देखो ये हमारा आई कितना है 30, आर भी हमारा 30 होगा। अब ये नॉर्मल जो है इस मिरर के क्या है परपेंडिकुलर है। अब वी नो दैट परपेंडिकुलर अगर रेस है तो ये हमारा Q, ये O और ये O डैश मान लिया, ये हो गई हमारी B। तो O और O डैश एक तरह से क्या करेगा ट्रांसवर्स का काम करेगा। तो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। अब ये इसका नॉर्मल क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये टोटल एंगल हमारा कितना होगा 90 का, तो ये आपका 30 है तो ये हमारा कितना बचा 60, ठीक। अब यहाँ पर ये इंसिडेंस एंगल हो जाएगा 60, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा सेम 60, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो हमें फोकल लेंथ बतानी है।
तो जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ, यानी कि 20/2, तो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। Where should an object be placed in front of this concave mirror so as to obtain an image which is real, inverted and same size? तो जो हमने मिरर से इमेजेस बनाई है तो उसमें एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि अगर हम 2f पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो 2f पर ही हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज बनती थी और वो रियल होती थी, इन्वर्टेड होती थी एंड सेम साइज की। तो फोकल लेंथ अगर 10 है तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, 2f, यानी कि 2 × 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर पर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना होगा, जो हमारा मिरर है उससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोई कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब आपको ये सारी कंडीशन दिए हैं इमेज की, अब आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट की जो कंडीशन होगी वो कहाँ पर होनी चाहिए। पहला है डिमनेस रियल इमेज, हमारा कैसा इमेज बनना है, डिमनेस रियल इमेज। तो डिमनेस रियल इमेज हमारा कब बनता है, जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, 2f पर। तो अगर फोकल लेंथ 10 है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है अ मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो यहाँ पर देखो मैग्नीफाइड इमेज दो टाइप की बनती है, एक रियल और एक होती है वर्चुअल। तो यहाँ पर जब रियल इमेज बनेगी तब बनती है जब हमारा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच रखा हो। तो देखो फोकल लेंथ कितनी है 10, 2f कितनी है 20, तो इसके बीच की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर हम 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड एंड रियल। थर्ड ऑप्शन है मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज यानी कि हमें रखना है फोकल लेंथ के अंदर। तो यानी कि ये ऑप्शन, फोकल लेंथ हमारी 10 है तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ के अंदर यही आ जाएगा। ठीक, सेम साइज का तभी बनता है जब हम 2f पे रखते हैं, तो 2f यानी कि 20 सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज form when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। जो आपकी ऑब्जेक्ट की साइज है, ऑब्जेक्ट साइज यानी कि h1 दिया है 1 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव लेंथ है तो इसकी किस में होगी, माइनस में। ये क्या है, कॉन्केव मिरर है तो हमारी फोकल लेंथ किस में होगी, माइनस में। ठीक है, और जो हमारी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की u, ये है 15 सेंटीमीटर, ये हमारी किस में होगी, माइनस में। ठीक, अब हमारा ये बताना क्या है हमें, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज एंड नेचर। इमेज जो होगी उसकी पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगी, साइज क्या होगी, ये सारी चीजें बताना है। तो हमें मिरर फॉर्मूला पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इमेज की पोजीशन क्या होती है, v, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। तो 1/v प्लस ये किस में, माइनस में, तो -15 और ये माइनस का 10, तो क्या हुआ 1/v माइनस 1/15 इक्वल टू 1/10 माइनस का। ठीक, अब ये 1/15 उधर गया तो क्या हुआ, प्लस का हो गया, तो 1/v इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम 30, -3 प्लस 2, तो ये क्या, -1/30। तो v हमारा कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। तो यानी कि ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसका नेचर कैसा होगा। ठीक, अब नेचर बताने के लिए पहले तो हम बताएंगे साइज। तो m इक्वल टू क्या होता है, h2/h1। ठीक, तो यहाँ पर और इक्वल टू -v/u। ठीक, h2 हमें निकालना है, ठीक है, 1 h2 हमें निकालनी है, h1 हमारी कितनी है 1 माइनस, अब v हमारी कितनी आई, -30 -30,
और u हमारा कितना है -15, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस का कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई, तो H2 हमारा क्या आ गया -2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर जो हमारा H2 आया वो कितना -2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर क्या हो गई हाइट ऑफ इमेज, ठीक। अब m की वैल्यू हमारी देखो क्या आती है H2 अपॉन H1, तो -2/1 यानी कि -2, तो m की वैल्यू क्या आ रही है -2, तो यानी कि जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू किस में आ रही है माइनस में। जब माइनस में आता है तो हमारी इमेज कैसी होती है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। बताना था पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो देखो यहाँ पर v की वैल्यू किस में है माइनस में, तो यानी कि जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा वो मिरर के कहाँ होगा लेफ्ट साइड, क्योंकि माइनस में है, ठीक। तो -30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड हो जाएगा। अब माइनस की मैग्निफिकेशन वैल्यू, तो इमेज कैसा होगा रियल एंड इन्वर्टेड। साइज आपका कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, यानी कि m की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें +1। तो इसका मतलब क्या है, तो देखो +1 आ रही है, प्लस का मतलब है कि हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी इरेक्ट होगी एंड वर्चुअल, ठीक। अब इरेक्ट होगी यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही होगी तभी पॉजिटिव वैल्यू होगी, इरेक्ट होगी तो वर्चुअल होगी, ठीक है। और +1 का मतलब है 1 आ रहा है यानी कि सेम साइज का होगा, ठीक। जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की हमारी इमेज होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि H1 हमें दिए है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में रहती है क्योंकि लेफ्ट साइड रखते हैं, ठीक। और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले हम पोजीशन निकाल ले, v निकाल ले, तो मिरर फॉर्मूला हमारा लग जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। अब देखो जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है हाफ, तो अगर हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 30/2 यानी कि 15, ठीक। अब ये हमारा कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी हमारी प्लस की 15, हमें कैलकुलेट करना है माइनस, u हमारा माइनस का है तो माइनस हो गया यहाँ पे, और ये हो गया प्लस का 15, ठीक। ये 1/10 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/15 + 1/10, एलसीएम 30 आ जाएगा, 15 2 30, 10 3 30, 5/30, तो v = कितना हो जाएगा 30/5, यानी कि v आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब v की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, यानी कि ये हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके राइट साइड बनेगा। कहाँ बनेगा मिरर के राइट साइड में। तो ये तो आ गई हमारी पोजीशन। अब हमें बताना है साइज, ठीक। तो साइज निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है H2/H1 = -v/u। H1 हमें पता है 5 सेंटीमीटर, तो H2 निकालना है 5 माइनस v हमारा कितना आया था 6, तो ये हो गया 6, u हमारा कितना माइनस का 10, तो आपका H2 कितना हो जाएगा 5 × 6/10, 5 2 10, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है नेचर, नेचर किस टाइप का होगा, तो m = मैग्निफिकेशन निकालते हैं H2/H1, ठीक। तो ये क्या है 3/H1 कितना है आपका 5, तो ये आ गया 0.6। अब 0.6 है और क्या है प्लस का है, तो यानी कि जो हमारा वो होगा इमेज होगा वो कैसा होगा वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो 0.6 है 1 से कम है, तो यानी कि जो हमारी इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी छोटी, ठीक। तो साइज भी देखो हमें पता है ये 3 है इमेज की और ये 5 है, और पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि ऑब्जेक्ट जो इमेज है हमारा वो कहाँ होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और v हमारा पॉजिटिव है तो यानी कि राइट साइड बन रहा होगा,
ठीक है। आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी लाइट का पार्ट है। इसके जो मेन आपके फॉर्मूला है वो क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में कितनी है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू एन। एन क्या है आपका? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे हमारी लाइट रे एयर से या वैक्यूम से किसी ग्लास या वाटर में जा रही है, ग्लास और वाटर क्या हो जाएगा हमारा? मीडियम। तो यहाँ पर अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास या वाटर का, तो हम क्या रखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पर हमारा 1n2 इक्वल टू v1 अपॉन v2। 1n क्या है? ये मीडियम 1 है, मीडियम 2। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा किसका आएगा? मीडियम 2 का, इक्वल टू v1 अपॉन v2, यानी कि स्पीड इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक, 1n2 इक्वल टू 1 अपॉन 2n1, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2n1। अगर मीडियम 2 से 1 के रिस्पॉन्स में हम निकालना है तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। बाकी इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जो हमारा मिरर फॉर्मूला था वहां पर ये प्लस था, यहाँ पर ये क्या है? माइनस। ठीक, जो आपका मैग्निफिकेशन है यहाँ पर s2 अपॉन h1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये प्लस का, ठीक है। जो हमारा मिरर में था वहां पे क्या था? माइनस v अपॉन u। अब जो पावर ऑफ लेंस होती है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल है, यानी कि 1 अपॉन f, और फोकल लेंथ हमारी किस में होनी चाहिए? मीटर में। पावर की यूनिट क्या है? डायोप्टर, जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो थे आपके मेन फॉर्मूला। अब आते हैं हम इसके सारे न्यूमेरिकल्स। जो तो आपको देखो पहला क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ सब्सटेंस x। लाइट बीम है जो कि एयर से कहाँ जा रही है? सब्सटेंस x में। मान लिया ये हमारा सब्सटेंस x है। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, दैट इज 72, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रिफ्रैक्शन एंगल बन रहा है ये है आपका 40 डिग्री। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x। x का यानी कि मटेरियल का हमें बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो हमें मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन r, यानी कि साइन 72 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री। अब साइन 72 डिग्री साइन 40 की वैल्यू हमें नहीं पता होगी, ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहाँ पे देखो वैल्यू दी है, ये कितनी है? 0.951 अपॉन 0.642। आपको इसको सिंपली डिवाइड कर देना, हमारा आंसर क्या आंसर आया आपका? 1.48। तो n इक्वल टू आ गया 1.48। ये क्या हो जाएगा? हमारा x जो सब्सटेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। हमारी लाइट रे कहां से जा रही है? एयर से ग्लास में। ठीक, उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हमें दे रखा 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड बतानी है हमें लाइट की, वो भी ग्लास में। तो देखो n इक्वल टू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, और यहाँ पर मीडियम हमारा क्या है? ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 1.5। एयर में हमारी लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें इसमें निकाली है, यानी कि v2 मान लिया हमने। तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारी ग्लास में हमारी लाइट की स्पीड कितनी आ जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, if the refractive index of water for light going from air to water, यानी कि मीडियम 1 क्या है, एयर, मीडियम 2 क्या है, वाटर, तो ANW, ठीक, एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में, तो ये दिया हुआ है हमें 1.33, ठीक है। अब हमें बताना है कि व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, यानी कि हमें वाटर से एयर में जो जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी वैल्यू बतानी है। तो ये हमारे दोनों क्या होंगे, रेसिप्रोकल, यानी कि A and W विल बी रेसिप्रोकल टू W and A। A and W की वैल्यू पता है हमें 1.33, हमें निकालना है W and A की वैल्यू, तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा 1.33, नीचे चला जाएगा तो ये आएगा 1/1.33, डिवाइड करेंगे, ये आपका डिवाइड करने पे आएगा 0.75, ठीक। तो ये हो गया हमारा वाटर टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो ये अगर मीडियम हमारा चेंज हो रहा है तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ हमारी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हमारी किस में होगी, प्लस की 8 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, तो यू हमेशा हमारी क्या होगी, माइनस में, ठीक। H1 यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी है हमें 7 सेंटीमीटर, हमें बताना है जो हमारा इमेज होगा उसकी क्या पोजीशन होगी, क्या नेचर होगा और क्या हाइट होगी इमेज की। तो सबसे पहले हम अपना लेंस फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आपका जो मिरर फॉर्मूला था वहां पर ये प्लस का होता था, ठीक। तो 1/v माइनस u हमारा माइनस का है, माइनस 12 इक्वल टू 1/8, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का, प्लस 1/12 इक्वल टू 1/8, 1/12 उधर जाएगा, माइनस का हो गया, तो 1/v इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 1/24, तो v आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर v की वैल्यू हमारी क्या है, प्लस की है, यानी कि जो इमेज होगा वो हमारा लेंस के राइट साइड बनेगा, ठीक। अब हमें क्या निकालनी है, पोजीशन हमें पता चल गई, नेचर बताना है, तो m इक्वल टू v/u, v हमारा 24, u है हमारा 12, तो ये आया 2, ठीक। तो यहाँ पर हमारा मैग्निफिकेशन वैल्यू क्या है, प्लस की 2 है, और प्लस की 2 है यानी कि हमारा इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा एंड वर्चुअल होगा, ठीक। अब 2 है यानी कि 1 से ज्यादा है वैल्यू, मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इमेज हमारा क्या होगा, लार्जर, मैग्निफाइड बनेगा, ये ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा होगा, ठीक। तो हमें पोजीशन ही पता चल गई। अब हमें निकालना है हाइट, तो H2/H1 इक्वल टू v/u, v/u हमारा 2 आया था, H1 आपका कितना है 7, तो H2/7 इक्वल टू 2, तो हाइट कितनी आ जाएगी इमेज की, 40 सेंटीमीटर। तो हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई, हमारी डिस्टेंस भी पता चल गई इमेज की, इमेज बनेगा कैसे, पोजीशन और उसकी हाइट। पावर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, लेंस की पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक कोई लेंस है उसकी हमें फोकल लेंथ दे रखी है -25 सेंटीमीटर, हमें बतानी है लेंस की पावर, ठीक है, और उसका नेचर भी बताना है। तो यहाँ पर देखो P इक्वल टू क्या होता है 1/f, वो भी हमारा मीटर में, ठीक। तो यहाँ पर 1/-25 हमारा क्या है सेंटीमीटर में, तो इसको अगर 100 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 100/-25, तो ये आएगा माइनस का 4 डायोप्टर। अब देखो यहाँ पर हमारी पावर कितनी है 4 डायोप्टर, नेचर कैसा माइनस का, तो ये हमारा कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस, ठीक। नेक्स्ट है आपका 2 थिन लेंसेस ऑफ पावर +3.5 diopter and -2.5 diopter are placed in contact। 2 लेंस है, दोनों हमारे एक साथ रखे हुए, तो जो पावर होगी टोटल, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों लेंस को जब मिला के रखते हैं तो उसकी जो कंबाइंड पावर होगी वो क्या होगी और उनकी फोकल लेंथ।
तो P इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 कितना है आपका प्लस का 3.5D प्लस ये कितना है माइनस का 2.5 डायोप्टर। तो आपका कितना आ जाएगा 1 डायोप्टर और प्लस का। ठीक, तो हमारी जो पावर है कंबाइंड जो लेंस है उनकी पावर कितनी होगी 1 डायोप्टर। P इक्वल टू 1/F। ठीक, तो फोकल लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/P 1/1 यानी कि 1 और मीटर। तो हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इस लेंस कॉम्बिनेशन की 1 मीटर। लास्ट चैप्टर आपका फिजिक्स का है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें आपके आई डिफेक्ट्स हैं मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि कौन सा लेंस यूज होगा उसकी क्या पावर होगी। ठीक, तो जैसे आपका क्वेश्चन दिया है द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर। What is the nature and power of the lens required to correct the defect? तो हम सभी को पता है मायोपिक आई यानी कि उसको सिर्फ पास का दिखाई दे रहा है दूर का नहीं दिखाई दे रहा। तो मायोपिक आई के लिए जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट ना होकर क्या हो जाता है कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हो जाती है। तो हमें ऐसा लेंस यूज करना पड़ता है जो उस आई के लिए इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट का इमेज उसके फार पॉइंट पे बना दे। ठीक, तो यहाँ पर देखो मायोपिक आई का फार पॉइंट दिया है 80 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पे ऐसा लेंस यूज हो रहा है जो इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बना रहा है 80 सेंटीमीटर यानी कि V हमारा हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। अब इमेज वो क्या होगा वो उस पर्सन को देखना भी है तो यानी कि उसकी आई के लेंस के सामने होगा तो यानी कि ये माइनस की हो जाएगी। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा एक्चुअल में कहाँ पे होगा इनफाइनाइट पे तो U क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। हमें इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी। ठीक, तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगेगा 1/B माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। ये कितना माइनस 80 हो गया ये माइनस 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 1/F। तो ये तो 0 हो गया माइनस 80 0 इक्वल टू 1/F। तो फोकल लेंथ हमारी क्या आ गई माइनस 80 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सा लेंस यूज हो रहा है कॉनकेव लेंस क्योंकि कॉनकेव लेंस की पावर फोकल लेंथ कैसी होती है माइनस में। ठीक, अब हमें निकालनी है पावर। तो पावर हमारी इक्वल टू क्या होती है 1/F मीटर में फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 80/100 तो माइनस का 0.8 मीटर। अब यहाँ पर पावर निकाले तो अपॉन माइनस 0.8 तो ये आपका कितना हो जाएगा 1.25 और वो भी माइनस में। तो ये हो गया डायोप्टर। तो माइनस 1.25 डायोप्टर हमारी क्या हो जाएगी उस कॉनकेव लेंस की पावर। तो इतने डायोप्टर का अगर पावर का लेंस लगाता है तो पर्सन तो वो इजिली दूर के ऑब्जेक्ट को देख लेगा। आपका क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिक आई से रिलेटेड। देखो एक हाइपरमेट्रोपिक आई है जिसका नियर पॉइंट क्या है 1 मीटर। ठीक, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। अब देखो जो हाइपरमेट्रोपिक आई है तो नॉर्मल आई के लिए हमारा नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई को जो 25 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा वो ना दिखाई देगा वो दिखाई नहीं देगा और उसके लिए जो नियर पॉइंट है वो क्या होगा कुछ अलग होगा। तो इस हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट क्या है 1 मीटर यानी कि अगर उसको 1 मीटर पे रखी है कोई चीज तो इजिली दिखाई देगी लेकिन अगर वही चीज 25 पे रखी तो नहीं दिखाई देगी। तो हमारा जो लेंस यूज होगा वो क्या करेगा जो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है उसकी एक वर्चुअल इमेज बना देता है कहाँ पर 1 मीटर पे और उस पर्सन को लगेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा 1 मीटर पे रखा है वो उसको इजिली देख लेगा। तो यानी कि 1 मीटर यहाँ पर क्या होगा जो हमारा लेंस 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है। तो ये क्या हो गया V 1 मीटर और इमेज हमारे साथ सामने ही बनना है लेंस के तो ये 1 मीटर माइनस में होगा यानी कि माइनस 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी 25 सेंटीमीटर माइनस की सामने ही रखी होगी क्योंकि नियर पॉइंट क्या होता है नॉर्मल आई का माइनस 25 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें निकालनी है फोकल लेंथ। तो यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगाया 1/B माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। B आपका कितना है 100 माइनस 100 माइनस U कितना है माइनस का 25 1/F। तो ये हो गया 1/-100 माइनस माइनस प्लस 1/25 इक्वल टू 1/F। यहाँ पर 100 एलसीएम हो गया 1 माइनस का प्लस 4 1/F।
तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/3 यानी कि सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें निकालनी है लेंस की पावर। तो P इक्वल टू 1/F और मीटर में, तो इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी F इक्वल टू 1/3, 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पर P इक्वल टू क्या है 1/1/3 यानी कि प्लस का 3 डायोप्टर। तो लेंस हमारी कितनी पावर का होगा 3 डायोप्टर और प्लस का है, यानी कि ये हमारा कौन सा लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों आज के वीडियो में फिजिक्स के जितने भी चैप्टर थे और जितने भी उनके फॉर्मूला है उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सारे इस वीडियो में कवर हुए। अगर आपने इतने न्यूमेरिकल कर दिए हैं तो इसी टाइप के आपका कोई भी न्यूमेरिकल्स आ जाए तो आप बहुत ही इजीली कर लेंगे और आपको न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, सारे क्वेश्चंस बारीकी से करिएगा ताकि आपके फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए और हर टाइप का क्वेश्चन भी हो जाए। कल तो आज की वीडियो में हमने फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। कल आपका केमिस्ट्री का रिवीजन होगा, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अगर आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो अपने फ्रेंड्स को अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल केमिस्ट्री के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।